Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Italy Unified of Class 10th History Chapter number 1. So जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था और वो जो जर्मन यूनिफिकेशन है वो लिबरल्स नेशनलिस्ट उन्होंने नहीं करवाया था, बल्कि अब नेशनलिज्म की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी थी और ये जो यूनिफिकेशन है जर्मनी का वो मोनार्क्स के थ्रू हुआ था, वॉर्स लड़के हुआ था। इसी तरीके से जो इटली है उसका भी यूनिफिकेशन होने वाला था। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो जर्मनी की ही तरह जो इटली है उसका भी मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रखा था। पूरी इटली भी काफी सारे टुकड़ों में बट रखी थी। इटली का कुछ हिस्सा किसी राजा के पास है, कुछ हिस्सा किसी राजा के पास है। तो इस तरीके से टुकड़े टुकड़ों में इटली बटा हुआ था और यूनिफाइड नहीं था। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। तो जो Italians है मतलब कि ये जो पूरा अगेन इटली है वो अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में बटा हुआ था। किसी देश का कोई राजा है, किसी देश का कोई राजा है और इटली का कुछ हिस्सा जो है वो हैब्सबर्ग एम्पायर के पास भी था। अब मिडिल 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे मतलब मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे अगर इटली का हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो पूरा इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऐसा था जो कि इटालियन प्रिंसेस द्वारा ओन किया जा रहा था। मतलब कि पूरे इटली के 7 टुकड़े हो रखे हैं और 7 टुकड़ों को अलग अलग लोग जो हैं उन पे रूल कर रहे हैं। इन 7 में से सिर्फ एक ऐसा टुकड़ा था सर्दिनिया पेडमोंट वाला, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रन किया जा रहा था। मतलब कि इसके राजा एक्चुअली इटालियन प्रिंस थे, इटालियन राजा थे। बाकी जो जगहें थी, बाकी जो टुकड़े थे इटली के, वहां पे कोई और राजा थे, इटली के राजा नहीं थे। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। अब अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, जो इटली है उसके जो नॉर्थ वाले जो हिस्से थे, यहाँ पे जो राजा थे वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर वाले राजा थे। यहाँ पे मतलब जो राजा थे वो इस एम्पायर से, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर से बिलोंग करते थे। सेंट्रल वाला जो पार्ट है वो पोप्स के पास था। पोप मतलब जैसे चर्च के पुजारी वगैरह रहते हैं ना, तो उनको पोप कहते हैं, या जो हेड रहता है चर्च का उसको पोप कहते हैं। तो वो ये जो मिडिल वाले हिस्से हैं वो पोप के द्वारा रूल किए जा रहे थे और जो सदर्न हिस्से हैं उनमें बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, मतलब स्पेन के जो बर्बन राजा थे उनका डोमिनेशन था सदर्न वाले हिस्से में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे वैसे तो टोटल जो इटली है उसके 7 टुकड़े हो रखे थे। मान लो 2 ऊपर है इस तरीके से नॉर्थ में, 2 नीचे हैं, तो ये 4 हो गए और बीच में ये 3 है, तो ये 7 हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाले नॉर्थ वाले हिस्से हैं इन पे जो राजा थे वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग वाले थे। बीच में जो राजा थे वो पोप से बिलोंग करते थे, मतलब जो चर्च वगैरह है उनसे रिलेटेड थे। और जो नीचे सदर्न में है यहाँ पे जो राजा थे वो बर्बन डायनेस्टी के थे, स्पेन के जो बर्बन किंग्स थे। अब अगर इटालियन लैंग्वेज की बात करें तो वो भी पूरे ये जो टुकड़े हैं इन सब में एक जैसी इटली भाषा नहीं बोली जाती थी। जो इटली भाषा है उसके कुछ वेरिएंट्स बोले जाते थे। जैसे हमारे देश में भी जैसे हिंदी की अगर बात करें तो काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे प्योर हिंदी नहीं बोली जाती, बल्कि हिंदी के कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स बोले जाते हैं। तो इटली में भी यही हो रहा था कि वैसे इटली जो है पॉलिटिकली या टेरिटरी वाइज भी टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई हिस्सा किसी राजा के पास है। और अगर भाषा के बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो भाषा के बेसिस पे भी पूरे इटली में सेम इटालियन भाषा नहीं बोली जाती थी, बल्कि इटली के कुछ वेरिएशंस बोले जाते थे। वैसे तो इटली होती थी बट इटली का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन अलग अलग जगहों पे बोला जाता था। अब अगर हम बात करें 1830s की, तो हमने जो द रेवोल्यूशनरी वाला टॉपिक है उसमें गिसेपी मजीनी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि गिसेपी मजीनी काफी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे उस टाइम पे। और इन्होंने क्या किया, इनका मतलब पूरा एम था यूनिफाइड नेशन बनाने का, डेमोक्रेसी और मोनार्की को हटाने का, ये सारा इनका एम था। डेमोक्रेसी का को लाने का एम था, यूनिफाइड एक नेशन स्टेट बनाने का एम था, और ये था कि उन्हें मोनार्की को हटाना है। ये एम था गिसेपी मजीनी का। बट 1830s के टाइम पे जो पूरे रेवोल्यूशन हो रहे थे इनमें इन रेवोल्यूशनरीज को दबा दिया गया। तो गिसेपी मजीनी ने जो भी एम रखे थे, जो भी उन्होंने
सोचा था कि वो एक प्रोग्राम चलाएंगे यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक को बनाने के लिए, और इसको बनाने के लिए मतलब कि एक तरीके से यूनाइटेड इटालियन इटली बनाने के लिए भी उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी जो है चलाई थी, यंग इटली। तो ये सारी चीजें उन्होंने की थी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, बट इनके जो रेवोल्यूशंस हैं उनको दबा दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। और ये हमने पढ़ा भी था कि भाई इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, और ये सारे लोग जो है अब सीक्रेटली अपना काम कर रहे थे, बहुत बढ़ चढ़ के रेवोल्यूशन नहीं कर रहे थे। तो गिसेपे मजीनी ने अपनी तरफ से तो काफी कोशिश की, मतलब एक प्रोग्राम चलाने की कि जो इटली है उसको यूनाइट किया जा सके। उन्होंने यंग इटली जो एसोसिएशन है वो भी बनाई, बट कुछ भी सही से काम नहीं किया। इनके जो एक्टिविटीज थी उनको दबा दिया गया। तो ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग का फेलियर हुआ है 1831 एंड 1848 में, इन सब की वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी है यूनाइटेड इटली बनाने की वो किसके ऊपर आ पड़ी, किंग विक्टर इमानुएल टू। तो ये जो इटालियन राजा थे, मतलब सर्देनिया पेडमोंट वाले इलाके में इटालियन प्रिंसली हाउस के राजा थे, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि अब जितने भी इटली के टुकड़े हो रखे हैं उन सबको यूनाइट करना है। और इन पे जिम्मेदारी कैसे आन पड़ी, किसने इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली, तो धीरे धीरे करके इन्होंने खुद ही रियलाइज किया, जैसे हमने जर्मनी वाले केस में भी पढ़ा था कि अब मोनार्क्स को भी समझ आ रहा था कि अगर हमने रेवोल्यूशंस को नहीं दबाया और रेवोल्यूशनरीज की बातें अगर नहीं सुनी, उनकी अगर बातें नहीं मानी, तो अल्टीमेटली राजाओं को हटा दिया जाएगा, मोनार्की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो राजा थे, ये जो मोनार्क्स थे, इन्हीं को ये चीज रियलाइज हुई कि हमें भी ये जो रेवोल्यूशनरीज जो बात कर रहे हैं, लिबरलिस्ट और नेशनलिस्ट जो बात कर रहे हैं, उन लोगों की बातों को मानना चाहिए। इनको अल्टीमेटली यूनिफाइड इटली चाहिए, और वो इटली हम यूनाइट करके देंगे। तो जिम्मेदारी सर्देनिया पेडमोंट वाले किंग पे क्यों आ पड़ी, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए था, यूनिफाइड इटली चाहिए था। और इटालियन किंग कौन था, सर्देनिया पेडमोंट वाला इटालियन किंग था। तो सिर्फ इसीलिए ये जो इस इलाके पे, सर्देनिया पेडमोंट वाले इलाके पे जो किंग थे, किंग विक्टर इमानुएल टू, इनके ऊपर जिम्मेदारी आ पड़ी कि हाँ अब पूरे इटली को यूनाइट करना है। और यहाँ पे भी राजा कैसे यूनाइट करेगा, जब वो दूसरे राजाओं को हरा के वॉर के थ्रू जो इटली के टुकड़े हैं उन्हें अपने राज्य में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वॉर हुई, लड़ाइयां हुई। In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब एक रीजन तो यूनिफाइड इटली बनाने का ये था कि इनको जो राजा है उनको ये समझ आ गया था कि अगर हमने लोगों की बात नहीं मानी तो मोनार्की हट जाएगी, तो इसीलिए हमें इटली को यूनाइट करना होगा। दूसरा रीजन ये था कि इनको इटली को यूनाइट करने में इनको अपना पर्सनल फायदा भी दिख रहा था। इनको ये लग रहा था कि अगर सारे इटली को हम यूनाइट कर देते हैं तो हमें काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने मिलेगा। पूरे एरिया पे सेम स्टैंडर्ड्स होंगे, सेम मेजर्स होंगे, सेम प्रैक्टिसेस, टैक्स ज्यादा नहीं लगेंगे। इन सारी चीजों की वजह से इन्हें, मतलब जो इस पूरे यूनाइटेड इटली का राजा होगा और जो ये हाई क्लास के लोग होंगे उनको फायदा होगा। इसीलिए ये जो अपर क्लास के लोग हैं, ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, उनको ये चीज हो गई थी कि हाँ इटली को यूनाइट कर लेते हैं, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, और जो नेशनलिस्ट बात बोल रहे हैं उनको भी फायदा हो जाएगा, उनकी बात भी मन जाएगी। तो यहाँ के जो सर्देनिया पेडमोंट वाले इलाके पे राजा तो किंग इमानुएल थे, विक्टर इमानुएल, बट यहाँ के जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, वो थे कैवोर। उन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट को लीड किया। जैसे राजा जो है एक तरीके से जिम्मेदारी दे देता है ना कि भाई ये काम आपके जिम्मे है, तो इस पूरे यूनिफाइड इटली को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो चीफ मिनिस्टर केवोर पे आ गई। अब केवोर की अगर पर्सनली बात करें तो ना ही तो ये पूरे तरीके से रेवोल्यूशनरी थे, ना ही तो ये रेवोल्यूशन की बात करते थे, और ना ही ये कोई डेमोक्रेट थे। बस एक तरीके से अब राजा को ये था कि हमें इटली को यूनाइट करना है, पूरा इटली एक साथ आना चाहिए, इसमें हमें भी फायदा होगा, राजा को भी फायदा होगा, इसीलिए ये सारा काम अब हो रहा था। Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French. तो ये जो चीफ मिनिस्टर है केवोर, ये बाकी जो इटालियन एलाइट लोग थे, जो एजुकेटेड थे, अमीर लोग थे, जैसे बाकी अमीर इटालियन फ्रेंच बोलते थे, उन्हीं की तरह चीफ मिनिस्टर केवोर भी फ्रेंच बोलते थे, और इटली इनको बहुत ज्यादा नहीं आती थी। थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस,
engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1850. सो अभी हमने पढ़ा था कि जो इटली है उसका नॉर्दर्न हिस्सा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग वाले किंग्स के पास था। तो केवोर ने क्या किया, उन्होंने फ्रांस के साथ एक रणनीति बनाई, फ्रांस के साथ मिलके, और फ्रांस के साथ मिलके उन्होंने जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस हैं उनको हरा दिया। मतलब कि ये जो नॉर्थ वाले हिस्से में जो टेरिटरीज ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के पास थी, तो उनको केवोर ने फ्रांस की मदद से हरा के ये वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो अपने अंडर ले लिया। सर्देनिया पेडमोंट के पास वो एरिया आ गया, ठीक है। और ये सारी चीज हुई 1859 में। तो 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा के, मतलब जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग वाले किंग हैं उनको हरा के ऊपर वाला हिस्सा केवियोर ने अपने सर्देनिया पेडमोंट वाले इलाके में मिला लिया। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब वैसे तो जो ऑफिशियल आर्मी थी वो लड़ाइयां लड़ रही थी, बट ऑफिशियल आर्मी के साथ साथ बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स थे। मतलब ऐसे आम जनता थी जो कि खुद हथियार लेके लड़ाई में लड़ने को तैयार थी, मतलब वो वॉर में जाने को तैयार थी। वैसे वो आर्मी के लोग नहीं थे, बट नॉर्मल लोग थे, पर वो लोग मतलब हथियार लेके रेडी थे कि हम लोग लड़ने जाएंगे। तो वो अपनी मर्जी से उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। और लीडरशिप किसकी थी? गिसेप्पी गैरिबाल्डी की। तो जो गिसेप्पी गैरिबाल्डी थे, उन्होंने आम जो लोग थे उनकी एक तरीके से वॉलंटियर्स की एक आर्मी बनाई। और ये जो आम लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं, ये फिर लड़ाई में लड़े और इन लोगों को हेड गिसेप्पी गैरिबाल्डी ने किया। फ्रे का मतलब होता है वॉर जो चल रही है, तो सारे लोगों ने गिसेप्पी गैरिबाल्डी की लीडरशिप में फ्रे को ज्वाइन कर लिया। मतलब जो वॉर चल रही थी यूनिफाइड इटली बनाने की, उसको ज्वाइन कर लिया। In 1860, they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers. 1860 में क्या हुआ, ये सारे जो लोग हैं, आर्मी हो गई और जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, ये सारे लोग साउथ की तरफ जाते हैं, इटली का जो सदर्न पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं और टू सिसलीज वाला जो इलाका है उसमें घुसते हैं वो लोग। और वहां पे रहने वाले जो लोकल पेजेंट्स हैं उनकी सपोर्ट को हासिल करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे लोकल लोगों की सपोर्ट लेने का फायदा ये हुआ कि इजीली यहाँ पे जो स्पेनिश रूलर्स रूल कर रहे थे उनको हटाने में काफी मदद मिली, क्योंकि यहाँ की जो लोकल जनता है वो जो केवोर हैं उनके साथ आ गई थी। तो मतलब कि सदर्न इलाके से भी जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको हटा लिया गया और ये इलाका भी सर्देनिया पेडमोंट वाले इलाके ने केवोर ने अपने इलाके में मिला लिया। 1861 में जो विक्टर इमानुएल II थे उनको यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. But इटली में ज्यादातर जो लोग थे, ऐसे लोग जो इलिटरेट थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि क्या लिबरलिज्म है, क्या नेशनलिज्म है। लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। मतलब वो अनपढ़ लोग थे और उनको कोई अता पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या यूनिफाइड इटली की ये लोग बात कर रहे हैं, क्या ये लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता था। बस अपने आप मतलब जो आर्मी वगैरह है उसकी मदद से और जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, यूनिफाइड इटली वगैरह इन सब की बात कर रहे थे। जो गरीब लोग थे, जो इलिटरेट लोग थे, उनको इस चीज की कोई भी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या ये लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, क्या नेशन स्टेट है, उनको ये चीज नहीं पता थी। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia. वो पेजेंट मासेस मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि आम लोग थे जो कि अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो हथियार हैं वो लेके लड़ाई में आने को तैयार हुए थे। और इन सारे आम लोगों को लीड कौन कर रहे थे? गिसेप्पी गैरिबाल्डी। तो बहुत सारी ऐसी पेजेंट मासेस जो कि गैरिबाल्डी को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी लीडरशिप में लड़ रहे थे, उनको पता ही नहीं था इटालिया क्या है। उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं पढ़ा था, उनको सुना ही नहीं था उन्होंने, ठीक है। मतलब वो बस गैरिबाल्डी ने कहा कि हमें इस तरीके से लड़ना है, तो वो गैरिबाल्डी के कहने से उनको सपोर्ट कर रहे थे। बाकी ये जो गरीब लोग थे, पेजेंट मासेस थी, उनको कोई आइडिया नहीं था इटालिया के बारे में। और इनको तो ये लगता था कि जो ला टालिया की बात होती है वो एक्चुअली विक्टर इमानुएल की वाइफ है। और एक्चुअली ये जो ला टालिया एंड इटालिया है, इसका मतलब इटली ही है। इटली में जो लोग हैं वो अपनी भाषा में
इटली को इटालिया या फिर ला इटालिया बोलते हैं। तो जो ये मासेस थे, जो गरीब लोग थे या पेजेंट्स थे, उनको आइडिया नहीं था कि ये क्या इटालिया है या क्या ला इटालिया है। उनको तो बल्कि ये लग रहा था ला इटालिया जो राजा है विक्टर इमानुएल उसकी बीवी का नाम है, और जबकि ये तो देश का नाम है, देश को वो लोग ला इटालिया कह रहे हैं। तो एक्चुअली लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, जो मासेस है, जो पेजेंट्स है, इलिटरेट्स को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। तो हम यूं कह सकते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन में ज्यादा जो लोग थे वो मिडिल क्लास और जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्व थे, मतलब अवेयर थे। इन्वॉल्व तो पेजेंट्स वगैरह भी थे क्योंकि इन्होंने वॉर में लड़ाई लड़ी थी, ये लोग भी वॉलंटियर कर रहे थे, बट इनको वैसे अवेयरनेस नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं तो हम क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, उनको वो चीज का आइडिया नहीं था। अब अगर रियल मैप दिखाएं कि यूनिफिकेशन से पहले इटली क्या था, मैंने आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया, बट रियल जो मैप है यूनिफिकेशन से पहले, तो ये है सर्दिनिया वाला इलाका। तो ये दोनों जो पिंक पिंक एरिया है ये सर्दिनिया है। तो यहाँ के राजा थे इमानुएल, और ये एक्चुअल इटालियन प्रिंस थे, मतलब कि बाकी ये जो जगहें हैं इन पे इटली के लोग रूल नहीं कर रहे थे। तो ये जो नॉर्थ वाले हिस्से हैं, ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं, इन पे ऑस्ट्रिया थे, बीच वाले हिस्से पे जो रूल था वो पोप का था, और नीचे वाला जो ये बोथ सिसिलीज, किंगडम ऑफ सिसिलीज, इन पे स्पेन के रूलर्स रूल कर रहे थे। ठीक है, और इन सबको लड़ाइयों के थ्रू धीरे धीरे करके ये जो सर्दिनिया पिएडमोंट है उन्होंने अपने अंडर ले लिया, और उसके बाद यूनिफिकेशन के बाद जो इटली है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये जो पूरा पर्पल वाला इलाका है वो यूनिफाइड इटली है। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ इटली का, और इटली भी एक तरीके से अब नेशन स्टेट बन गया। हालांकि डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं आई है, जर्मनी में भी डेमोक्रेसी नहीं आई थी, वहां पे भी राजा था, इटली में भी राजा है, बट फिर भी वो एक यूनाइट हो चुके हैं। अभी नेशन जो टुकड़े में बटे हुए थे अब वो नहीं है, अब पूरा नेशन एक हो चुका है, नेशन स्टेट बन गया है। वैसे जो नेशनलिस्ट शुरू में यूनाइटेड नेशंस की बात करते थे कि हमारे जो टुकड़े हैं वो यूनाइट होने चाहिए, तो वो चीज अब हो गई थी जर्मनी में भी और इटली में भी।